हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज और एप्लीकेशन। तो जो आपका पहला टॉपिक है सिलेबस में वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स एंड इट्स एप्लीकेशन। माइक्रो और वेव, ये दो आप वर्ड देख रहे हैं। तो माइक्रो मीन्स होता है शॉर्ट या स्मॉल, मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर। और वेव से आप बोल सकते हैं वेव लेंथ ऑफ एनी वेव। ओके, तो जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम है उसकी जो रेंज होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज होती है। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? जहाँ पर रेडियो वेव को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, कू बैंड, के बैंड, का बैंड, मिलीमीटर वेव, मिलीमीटर वेव। तो ये स्पेक्ट्रम है, मीन्स इनकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। हाई फ्रीक्वेंसी की अपनी रेंज होती है और अल्ट्रा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है। लेकिन ये सब एक, जब हम इनको मर्ज कर देते हैं या फिर एक ग्रुप बना देते हैं तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की रेंज में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एंड वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। और आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं C = लैम्डा न्यू। जैसा आप लोग को रिलेशन मालूम है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो उसी रिलेशन को मैंने यूज किया है और वेवलेंथ फाइंड किया है। तो आप देख रहे हैं कि एट फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज पे वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर है और एट 300 गीगाहर्ट्ज मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे उसकी वेवलेंथ 1 mm है। वेवलेंथ मीन्स होता है, मान लीजिए वेव है आपकी और इसकी टोटल लेंथ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो लेंथ होती है इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? 1 mm टू 30 सेंटीमीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या है? एक स्मॉल साइज वेवलेंथ है और जिसके कारण से इसकी जो बैंडविड्थ है वो लार्ज होती है। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 300 गीगाहर्ट्ज माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज, तो आपका आएगा 299 गीगाहर्ट्ज। तो इट इज अ वेरी लार्ज बैंडविड्थ। सेकंड पॉइंट इज, जब कोई भी डिवाइस किसी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है तो क्या है कि इसकी वेवलेंथ काफी कम होने के कारण से जो इसका फेस होता है वो वेरीज करता है। तो फेस वेरिएशन होने लगता है जिसके कारण से स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती हैं। और स्टैंडिंग वेव क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई भी वेव है, आपने इंसिडेंट की इस इंटरफेस पे, ये आपका मीडियम 2 है और ये आपका मीडियम 1 है। तो क्या है कि इनके बीच में इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होता है। अगर इम्पीडेंस मैच नहीं है तो क्या होगा? वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन होने के कारण से क्या होता है, जो इंसिडेंट वेव है वो आपकी रिफ्लेक्ट होके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है सेम मीडियम में। तो ये जो आपका ग्रीन वाला शो हो रहा है ये स्टैंडिंग वेव है, वो वेव जो सेकंड मीडियम में ट्रेवल नहीं करती है। ये पॉइंट जो 3 है बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर अगर हम कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मान लीजिए रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर से जो बना हुआ है, तो अगर हम उसमें कोई भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक,
तो क्या है कि केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो एक इलेक्ट्रिकल लेंथ है, आपको बताते हैं इलेक्ट्रिकल लेंथ क्या होता है। मान लीजिए कोई सर्किट आपने बनाया, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें, ठीक, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इस तरीके से कंपोनेंट लगा और ये पीसीबी बन गए। ठीक, इस कंप्लीट सर्किट की मान लीजिए लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर क्या इसमें इलेक्ट्रिकल लेंथ है। ठीक, और आपने यहाँ से क्या एक सिग्नल अप्लाई किया माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी का, और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की जो वेवलेंथ क्या होती है आपकी 1 mm से 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1 mm वाला अगर हमने माइक्रोवेव सिग्नल यूज किया है जिसकी वेवलेंथ 1 mm है और इसकी इलेक्ट्रिकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मीन्स वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉलर देन इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ सर्किट। तो क्या है कि सेकंड वाले पॉइंट में आपको बताया कि इसका जो फेस है वो बहुत जल्दी चेंज होगा। जब फेस बहुत जल्दी चेंज होगा तो केसीएल केवीएल जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि फेस एक बार जो आप कैलकुलेट कर लेते हैं वो ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है लेंथ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सर्किट का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका फेस चेंज होगा। तो अगर मान लीजिए माइक्रोवेव यहाँ पे 1 mm का वेवलेंथ है, वो थोड़ा सा यहाँ तक ट्रेवल किया, यहाँ तक ट्रेवल किया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा चेंज होता जाएगा, मीन्स आपको परफेक्ट आउटपुट नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो क्या है कि जो वेवलेंथ ऑफ सिग्नल है वो बहुत ही कम है इलेक्ट्रिकल लेंथ से। तो अगर आपको केवीएल केसीएल एप्लीकेबल होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका वेवलेंथ है केसीएल केवीएल आपका कब एप्लीकेबल होगा, केवीएल एंड केसीएल एंड ओम्स लॉ। ठीक, तो ये तीनों एप्लीकेबल कब होंगे, जब आपका वेवलेंथ इलेक्ट्रिकल लेंथ से ज्यादा होगा। तो जितने भी आपके लो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रिकल लेंथ से बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण से क्या होता है जो आपका फेस वेरिएशन है वो नहीं होता है, जिसके कारण से आपका आउटपुट आपको अचीव हो जाता है केवीएल केसीएल के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आई होगी ये बात कि अगर कोई भी डिवाइस है और उसका इलेक्ट्रिकल लेंथ मतलब कि बहुत ज़्यादा है उस वेवलेंथ से, तो वहाँ पे केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और अगर वो लो फ्रिक्वेंसी है और उसका इलेक्ट्रिकल लेंथ उस सिग्नल के वेवलेंथ से बहुत ही छोटा है या बहुत कम है, तो वहाँ पे केसीएल केवीएल आपका एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे फेस वेरिएशन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एडवांटेज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज बैंडविड्थ। ओके स्टूडेंट, आपको बताया था बैंडविड्थ आपका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। दूसरा डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना, ये आपको बेटा आगे एंटीना जब आपका चैप्टर शुरू होगा उसमें भी ये टॉपिक रहेगा डायरेक्टिविटी, तो उसको समझ लीजिए कि डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना को इम्प्रूव करता है। मीन्स मान लीजिए हमारा कोई एंटीना है, ये एंटीना है, तो जो हमको सिग्नल जिस डायरेक्शन में हमको भेजना है उसी डायरेक्शन में टोटल ट्रांसमिटेड पावर होनी चाहिए। अगर इधर उधर होगी तो पावर का लॉस होगा। तो मीन्स ये मान लीजिए रेडिएशन पैटर्न है इसका, और रेडिएशन पैटर्न है, तो ये डायरेक्टिविटी आप दिखा रहे हैं, ये जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए उस डायरेक्शन में काफी काफी शार्पली दिखा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टिविटी को इम्प्रूव कर देता है। तीसरा पॉइंट है फेडिंग इफेक्ट। रेन के कारण से या विंड के कारण से या रिफ्लेक्शन के कारण से जब सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है तो उसके कारण से क्या होता है कि फेडिंग होने लगता है। तो जैसे कि आपके घरों में जो डिश टीवी लगा हुआ है, ठीक है, तो डिश टीवी में क्या है कि सिग्नल या पिक्चर आपकी डिस्टर्ब होने लगती है बारिश के मौसम में, तो वो इसीलिए होती है कि वहाँ पे फेडिंग होने लगता है। तो जब हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी लेवल के सिग्नल को यूज करते हैं तो वहाँ पे जो फेडिंग इफेक्ट है वो कम कर देता है और वेवलेंथ के कंपेरिजन में। चौथा है एटीन्यूएशन। जब वेव हमारी स्काई में प्रोपेगेट करती है तो वहाँ पे आयनाइजेशन लेयर होती है, आयनाइज लेयर होती है, तो उस लेयर से जब वो सिग्नल निकलता है तो एम्पलीट्यूड, करंट लेवल, ठीक है, जो उसका फ्लक्स है वो कम हो जाता है।
बाकी फ्रिक्वेंसीज का। लेकिन जो माइक्रोवेव है उसमें क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड एज इट इज ऐसे ही रहता है, मतलब बहुत ही कम एटीन्यूएशन होता है। उसका जो एम्पलीट्यूड लेवल है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और पांचवा है आपका लोअर पावर रिक्वायरमेंट। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट चाहिए ऐसे डिवाइसेस को चलाने के लिए वो बहुत ही कम चाहिए। और अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस का। तो सबसे पहले इसकी जो एप्लीकेशन है वो है रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम क्या है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक इसमें ट्रांसमीटर है और वही रिसीवर है, तो ऐसे को हम बोलते हैं मोनोस्टैटिक। और इसमें क्या क्या ट्रांसमिट किया एक पल्स को और टारगेट से वो स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक होने के बाद वो रिटर्न होता है फिर से, और रिटर्न होने के बाद उसको रिसीवर रिसीव करता है। तो यहाँ पे कुछ एरिया होता है, तो वो एरिया क्या करता है, उस इंसिडेंट वेव को दोबारा से रिफ्लेक्ट करता है। तो इस एरिया से हम कैलकुलेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो इस येलो पार्ट को हम बोलते हैं आरसीएस, रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज इसका। नेक्स्ट है टीवी ब्रॉडकास्टिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है माइक्रोवेव का। फोर्थ आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। इन सब एप्लीकेशन को तो याद कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में आप सीधे लिख सकते हैं इन सब एप्लीकेशंस को। माइक्रोवेव वेपन्स में यूज होता है, माइक्रोवेव वेपन्स। सिक्स है मेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, मेडिकल एप्लीकेशन। सेवन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। और एट्थ है आपका कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब आपको पता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन जब हमारी ऊपर लेयर है, आयोनाइज लेयर है, तो और अगर फ्रिक्वेंसी जाएंगी तो वहाँ एटीन्यूएशन होगा। लेकिन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में क्या है, एटीन्यूएशन लो होता है, इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया है। माइक्रोवेव वेपन्स, वेपन्स में अगर मान लीजिए आपने टारगेट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को और वहाँ पे एटमॉस्फेयर में बारिश होने लगी, तो उससे क्या होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वेपन्स आपका डिसलोकेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको ऐसा फ्रिक्वेंसी चाहिए जिसमें फेडिंग और एटीन्यूएशन कम से कम हो। तो आपका वेपन्स के लिए माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। और मेडिकल एप्लीकेशन में लंग्स और या ह्यूमन बॉडी का ब्रेन में न्यूरॉन की एक्टिविटी को देखने के लिए होता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में आपका जैसे मान लीजिए टेम्परेचर नापना है किसी भी एरिया का, वहाँ पे कितना मॉइस्चर है, ठीक है। कॉमर्शियल में आपका जैसे कि माइक्रोवेव है, या काफ़ी जहाँ क्लॉथ को सुखाने के लिए काम होता है, फूड ड्राइंग मशीन यूज होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।